हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। एंड इसमें हम आज बात करने वाले हैं, जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। फंडामेंटल राइट्स ये सारे हैं जो कि ये पूरी इस फोटो में है। ये फोटो इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में आकर रिवाइज करेंगे। बैकग्राउंड में नॉइसेस स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि आज गणपति विसर्जन है, तो पंडित जी आए हुए हैं, वो पूजा करा रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उनका वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स में स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, हाँ ये है कौन से पार्ट में, ये पार्ट नंबर 3 में है फंडामेंटल राइट्स। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स। और इनको हमने बोरो किया है यूएसए के मैग्ना कार्टा से। यूएसए के मैग्ना कार्टा से हमने इसको बोरो किया है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स जहाँ से हमने बोरो किया है यूएसए के मैग्ना कार्टा, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रोविजंस क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब पूर्ण नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है, मतलब लिमिट है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ऐसा नहीं अनलिमिटेड हमें राइट्स मिल चुके हैं। इसमें कहा गया है कि आपका फंडामेंटल राइट सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक आप किसी और का फंडामेंटल राइट इंक्रोच नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मतलब बोलने की आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है, तो हम किसी को भी कुछ भी बोलेंगे और सामने वाले इंसान को डिफेम करेंगे, तो ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। तो यही लिमिट है इसमें। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ लिमिट जरूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज़ादी आज़ादी मिल चुकी है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसेंट ऑल्सो। सैंक्रोसेंट का मतलब हो जाता है कि परमानेंट। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो परमानेंट नहीं है, छीना जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कुछ केसेस में, जैसे कि इमरजेंसी वगैरह लग रही है तो आपके फंडामेंटल राइट्स रोके जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, मतलब न्याय योग्य हैं, हम आप इनको ले जाके न्याय ले सकते हैं इनके नाम पे। मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीना गया है, जो कि छीना नहीं जाना चाहिए, तो सरकार द्वारा नहीं, लोगों द्वारा, तो आप इसके विरुद्ध जाके कोर्ट में कह सकते हैं। और हाँ, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कह सकते हैं। ये एब्रिविएशंस हैं जो नोट्स में आगे होने वाले हैं, उससे नहीं लेना देना है। हम नॉर्मली 12 टू 35 है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, लेकिन हम मेनली पढ़ते हैं 14 टू 32। पूरे पढ़ा करिए, सिर्फ 14 टू 32 नहीं पढ़ा करिए। जिसमें से राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो है वो आर्टिकल नंबर 14 टू 18 है। ये पूरे आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रिक्स से भी याद कर लेंगे, जो कि सर की ट्रिक्स हैं। इसमें इतनी ट्रिक्स थी कि मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल नंबर 19 टू 22 है, जिसमें से एक ये अमेंडमेंट वाला भी ऐड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 23 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 26 27 28। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है, तो आर्टिकल नंबर 32, लेकिन यहाँ पे 32 35 लिख दिया गया, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल नंबर 32 में है। ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी हमारे पास में 6 हैं। कौन वाला चला गया, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास से चला गया है, इसको हटा दिया गया है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 तक के बाद से। ठीक है, इस टाइम पे सरकार किसकी थी जब ये हटाया गया था, मोरारजी देसाई की थी। 1976 लिखिए, इसको 7 कर दीजिएगा, 2 ने हटा के। ठीक है, अभी हमारे पास में ये राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ गया है, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है। मतलब मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार या वैध, ऐसे कुछ होता है वर्ड, विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसमें, आर्टिकल नंबर 300 ए में, 300 सब क्लॉज ए में लीगल राइट ये बन चुका है। आर्टिकल नंबर 12 से शुरू करते हैं। हमारा फाइनली ये पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12, जिसमें क्या किया गया है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आप कहेंगे स्टेट की डेफिनेशन क्यों दी गई, स्टेट का मतलब यहाँ पे प्रदेश से नहीं है, स्टेट का मतलब होता है राज्य। राज्य मतलब पूरा भारत गणराज्य जो पूरा है हमारा, भारत के बारे में बात हो रही। ठीक है, इंडिया के बारे में बात हो रही। अच्छा, हमने अभी आपको याद होगा कि हमने जो ये अपने फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने यूएसए से लिए हैं। तो यूएसए का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे पूरा उसको स्टेट बोला जाता है, तो इसलिए हमारे इसमें भी स्टेट ही बोला गया, क्योंकि वहीं से उठाया, तो वही लैंग्वेज हो गई। ठीक है, स्टेट के अंदर आता क्या क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज, पार्लियामेंट, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ, मतलब वो हर चीज़ जो कि हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, वो हर चीज़, वो हर गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें, और स्पेशली जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, वो सब की सब स्टेट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन हो गई 12th की कि हम जो फंडामेंटल राइट्स देने वाले हैं वो कौन से स्टेट के बारे में, तो हमने बता दिया। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंशियल कॉन्ट्रोवर्शियल विद फंडामेंटल राइट्स कोर्ट्स कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट बना दे, या ऑर्डिनेंस आ जाए, या ऑर्डर बाई लॉ, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई रेगुलेशंस, इनमें से ये सारे के सारे, अगर इनमें से कोई भी ऐसा बन जा रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच कर रहा है, उनको अपोज कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट। मतलब अब लॉ बनाना तो कोर्ट का काम नहीं है, लॉ तो पार्लियामेंट में बन रहा है। अब पार्लियामेंट में कल को ऐसा लॉ बन जाए जिससे हम लोगों का फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा हो, तो कोर्ट क्या उसको होने देगी, नहीं होने देगी, कोर्ट फिर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। बस इतना बोला गया है इसमें। आर्टिकल नंबर 14 से तो हमारे वाले शुरू हो जाएंगे एकदम, राइट टू इक्वलिटी वाला है। पहले हम देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। अच्छा, जब ये कहा गया तब ये भी हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं वो लॉ नहीं होते हैं, तो क्या इनको नल एंड वॉइड नहीं घोषित कर सकती, इस स्टेटमेंट के तहत तो नहीं कर सकती, क्योंकि इसने कहा जो लॉ होगा उसको ही हम कर सकते हैं, और ये तो लॉ है ही नहीं।
तो इसमें एक्सेप्शन दिया गया है केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, जो इसमें बहुत बार आने वाला है। उसमें कहा गया कि हाँ, आपका नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन जो आपने अमेंडमेंट किया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करता हो तो। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करता हो। क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। बेसिक स्ट्रक्चर बस बेसिक स्ट्रक्चर है। बस नाम है इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो है, मूल ढांचा, ठीक है? आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें क्या है, दो टाइप की इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के सामने सब समान है, और इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब अब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक मतलब सारे इंसान एक साथ क्या ट्रीट किए जा रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं रहा है। अमीरों को सब्सिडी मिल नहीं रही है, हम लोगों को सब्सिडी मिल रही है, गरीबों को कई चीज़ों पे सब्सिडी मिल जाती है ना? तो अब बात क्या करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है। इसका ये कहाँ से हमने लिया, ये कॉन्सेप्ट यूके से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है बिफोर, ठीक है? यहाँ पे कहीं बिफोर है? नहीं है। तो जहाँ बिफोर लिखा है और आगे लिखा है लॉ, लॉ में एल रखेंगे सिर्फ हम लोग, लॉ पूरा नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर एल, बिफोर एल क्या आता है? जे के एल। तो बिफोर एल क्या आता है? के ही तो आता है। तो यूके में है के, तो याद रखिएगा जिसमें बिफोर वर्ड आ रहा है, बिफोर एल, तो आप याद रखिएगा बिफोर एल, एल के पहले क्या आता है? के, मतलब के वाला कॉन्सेप्ट है, यूके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें ना बिफोर आ रहा है ना लॉ, मतलब एल का कुछ रूल नहीं है, तो जो दूसरा वाला बच जाए वो यूएसए में जा रहा है, ठीक है? मतलब यूएसए से लिया हुआ है। बस याद करने की एक ट्रिक बताई कि कैसे याद रखना है। लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जैसे कि जो जिस जिस कम्युनिटी से जो बिलोंग कर रहा है, एक सेम कम्युनिटी के लोगों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये कहता है यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। आर्टिकल नंबर 15, आयुष्मान खुराना वाली मूवी, ठीक है? इक्वालिटी टू स्टेटस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सबके बराबर। आपको जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस जैसे यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ आप भी कर सकते हैं, और दुनिया का, मतलब दुनिया कह रही हूँ, देश का हर नागरिक आपके बराबर ही कर सकता है। उसके साथ इस आधार पे, इन आधारों पे, सिर्फ इन आधारों पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब हो जाता है कि वही जो चीज़ें ऊपर बताई गई थी, जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपको नौकरी लेने में या एम्प्लॉयमेंट लेने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? हम जब सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तब तो रिजर्वेशन हो जाता है, तो कैसे? और भी कास्ट के बेसिस पे ही होता है रिजर्वेशन, तो कैसे हम करेंगे? तो इसी के सब क्लॉज 4 में लिखा गया है कि जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब जब आपको जॉब में अपॉइंटमेंट चाहिए तब रिजर्वेशन वैलिड होगा। वो जो अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन यूज़ होगा वो नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। लेकिन जो प्रमोशन में होगा, प्रमोशन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बोला गया है कि आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत शायद लिख गया है क्योंकि दोनों चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन प्रमोशन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा रूल है। केसेस, आर्टिकल नंबर 16(4) से रिलेटेड केसेस कौन-कौन से? इनको सीधा रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर एंड देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा साहनी केस 1993। बस इतना याद रखना है। इंदिरा साहनी केस को ये याद कर रख लीजिएगा, इसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था ये, एंड रिजर्वेशन इसने दिया था, मंडल कमीशन ने ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया था। इस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे? ओबीसी मंडल कमीशन याद कर लीजिएगा। ओबीसी मंडल कमीशन किसी तरह से 27%, तो सबको पता है 27% उनको रिजर्वेशन मिलता है ओबीसीज को। वीपी सिंह गवर्नमेंट थी इनके के आने के बाद में हुआ था, ठीक है? यहाँ पे इसमें बोला गया था इंदिरा साहनी केस में 9 जजेस की बेंच थी, जिसमें 6-3 मतलब 6 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। उन्होंने बोला था कि रिजर्वेशन होगा लेकिन प्रमोशन में नहीं होगा, और सोशल बेसिस पे होगा, इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं होगा, सोशल बेसिस पे होगा। और तो और ये रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, मतलब ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 50% से, चाहे जितना दे दो, लेकिन ओवरऑल जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आर्टिकल 17 में कहा गया अनटचेबिलिटी, आर्टिकल से मतलब अस्पृश्यता। ऐसा नहीं है कि आपसे छुआछूत का भेदभाव किया जा सकता है, जो कि पहले किया जाता था और अभी भी कुछ घरों में किया जाता है, मैंने देखा है। तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता नहीं करनी है। आर्टिकल नंबर 17 मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि 17 अस्पृश्यता, तो वो दोनों सेम सेम साउंड कर रहे थे, तो मैंने याद कर लिया था क्योंकि मैंने पहले हिंदी में पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियाँ नहीं ले सकते हैं आप। एबोलिशन ऑफ टाइटल, जितने भी उपाधियों का उन्मूलन जिसे कहा गया हिंदी में, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल, मतलब हमारा जो देश है हमें महाराजा दीवान या कोई भी हमें महाराजा दीवान फलाना ढिमकाना की उपाधि नहीं दे सकता है। एक्सेप्शन कौन से हैं? एजुकेशनल, मिलिट्री एंड एक्सीलेंसी। मतलब एजुकेशनल जो डॉक्टर इंजीनियर लगाते हैं, मिलिट्री जो कि मेजर हो गए, एंड इस तरह से जो भी लगा लेते हैं अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी
क्या कहते हैं उसे, टाइटल और एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी मतलब भारत रत्न हो गया, ये सारी चीज़ें जो जिस चीज़ में आपने एक्सीलेंसी के अपनी मेहनत से हासिल की हैं ये चीज़ें, वो सारी चीज़ों में आपको टाइटल मिल सकता है। लेकिन ऐसा कोई वंशानुगत या फिर ऐसा कोई टाइटल नहीं मिल सकता कि आप राजा महाराजा के घर में पैदा हुए तो आप भी राजकुमार हैं, आपको आगे महाराजा लगेगा, कोई मतलब नहीं है इसका। आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22 अगर हम देखें तो इसमें कहा जाता है, इसमें राइट टू फ्रीडम है और एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 हम देखेंगे। 19 में सब क्लॉज़ हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड जी। पहले एफ भी था लेकिन अब एफ हटा दिया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th, ठीक है? कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अच्छा, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? क्योंकि दोनों आस-पास हुए थे और दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड, क्योंकि 42 वाले में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ की गई थी और 44 वाले में वही चीज़ें सुधारी गई थी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि 44 वाला जो है वो 1978 में हुआ है। देखिए 4-4 है तो 4 और 4 मिला के 8 हो गया, तो 1978 लास्ट में आ रहा है 8, ठीक है? और जो 42 है वो 4-2 मिला के 6 हो जाता है और वो हुआ है 1976 में, उसमें लास्ट में आता है 6। तो ईयर तो इसका आसान है याद करना है, ठीक है? अब हम लोग आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज़ याद कर लेते हैं कि 19 में जो सब क्लॉज़ है उनको कैसे याद करना है। इसके लिए आपको याद करनी है 19 सामरो, 19 सामरो करके याद रखिएगा, सिर्फ सामरो मत याद रखिएगा, 19 सामरो करके याद करिएगा, या फिर इस तरीके से याद कर लीजिएगा। 19 की वैल्यू होती है एस रीज़निंग में, मतलब आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस की वैल्यू 19 होती है और यहाँ पे एस से सामरो, ठीक है? 19 की वैल्यू होती है एस, एस से हो गया सामरो, ठीक है? 19 सामरो जब हम याद करेंगे तो इसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट मिले हुए हैं, जो 7वां था एफ वाला वो कट चुका है। अब हम बात करते हैं, एस से क्या हो गया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 19 ए जो हो गया उसकी उसका उसमें क्या लिखा हुआ है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसमें जो प्रेस को आज़ादी मिलती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। एंड लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी डिफेम करते घूमें, ठीक है? तो आप कैन नॉट डिफेम एनीवन। पहले वाले ए का मतलब हो जाएगा असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब आप बिना आर्म्स के साथ, मतलब बिना हथियार के आप एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये चीज़ आपकी मना कर दी जाती है, जब कोई धारा 144 फलाना-ढिमकाना लग जाता है ना, तो या फिर कहीं पे कर्फ्यू वगैरह लगता है, तो मतलब आपका असेंबल होना मना कर दिया जाता है कि आप 2 से 3 से ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे एक जगह पे, ये वाले रूल्स आते हैं ना। और नॉट डिस्ट्रॉय और पब्लिक ऑर्डर, मतलब आप ऐसे असेंबल होंगे कि आप, जब आप नॉर्मल भी हैं तो पब्लिक ऐसे असेंबल होंगे कि आपको पब्लिक ऑर्डर ना डिस्ट्रॉय कर दे, पता चले ऐसे असेंबल हो गए कि जाम लगा हुआ है, तो वो नहीं कर सकते आप, ठीक है? दूसरे वाले ए से हो जाता है एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, लेकिन वो यूनियन खालिस्तान या इस तरह का कोई भी आतंकवादी संगठन या ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहिए जो कि अ, नुकसानदेह हो या फिर जो कि हेट्रेड फैलाए, उस टाइप का कुछ भी नहीं। एम से क्या हो गया? मूव एनीवेयर, एंड आर से क्या हो गया? रिसाइड एनीवेयर, ओ से हो गया ऑक्यूपेशन, ठीक है? याद कर देते हैं। मूव एनीवेयर मतलब आप पूरे देश में कहीं न कहीं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिट क्या है कि प्रोस्टिट्यूट्स कैन नॉट मूव एवरीवेयर एंड और भी चीज़ें हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते। आप कहें कि ताजमहल में लोग हमें नीचे वाले तहखाने में नहीं जाने दे रहे थे, वो ताला लगा है, मेरे फंडामेंटल राइट का वो हो रहा है, उन्मूलन क्या होता है, वायलेशन हो रहा है, तो आप अगर ऐसा कहें तो थोड़ा ना मान लिया जाएगा आपकी बात। तो ऐसा नहीं कि हर जगह आप जा ही सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, लिमिट्स हैं कुछ, तो लिमिट्स में वो आ रहा है। रिसाइड एनीवेयर मतलब आप कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट का क्या आ जा रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्राइबल एरियाज़ में नहीं रह सकते हैं। और तो और आप बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप अपना घर नहीं बना सकते हैं। पहले अभी तक तो जम्मू-कश्मीर में भी नहीं बना सकते थे, लेकिन अब तो बना सकते हैं। ऑक्यूपेशन क्या हो गया? ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफ़ेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिट है। अब आपको अगर ऑक्यूपेशन की आज़ादी दे दी गई, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप ड्रग्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये सारे गोरख धंधे करने लगेंगे। वो नहीं कर सकते। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे कुछ लिमिट्स के साथ में हैं। ये हमने 19 आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज़ देख लिए सामरो में, ठीक है? इनको इस तरह से याद करना है, ये वही सारे लिखे हुए हैं। देखिए 19 का क्या है? ऑल सिटिज़न्स शैल हैव द राइट, एंड ये हमारे सब क्लॉज़ है। सब क्लॉज़ कौन-कौन से हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा वाला टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तीसरे वाले में क्या है? टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ वाला क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक एफ में था पहले, द राइट टू होल्ड और एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा दिया गया है। लेकिन जो लास्ट वाला है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये अभी भी है। तो ये जो एफ वाला है ये हट चुका है तो जी तक, लेकिन हमारे पास में टोटल 6 ही हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, मतलब आप अगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ठीक है? तो सॉरी, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ऐसा कुछ करके होता है इसका हिंदी में मीनिंग। इसका मतलब होता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपको इसका मतलब, मैं ये वाला ना मत पढ़िए, मैं बताती हूँ। जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे क्राइम हुआ है, उस टाइम पे जो भी लॉ एक्टिव है, जो भी रूल है उस
क्राइम के लिए, वही रूल के तहत आपको सज़ा होगी। जैसे कि आपने आज चोरी की, आपको अगर आज 6 महीने की सज़ा है, मतलब आज जिस दिन चोरी की है उस दिन 6 महीने की सज़ा अगर चोरी की थी, तो आपको 6 महीने की ही सज़ा मिलेगी, चाहे अगले दिन वो 2 साल की हो जाए। मतलब जैसे आज चोरी की, कल दूसरा लॉ बन गया कि आज से 2 साल की सज़ा होगी, लेकिन जब आपका कोर्ट में केस पहुँचा तब तक हुआ कि अरे हमने तो आपका ये लॉ बनने के पहले चोरी की थी, तो आपको 6 महीने की ही सज़ा होगी, ठीक है? मतलब सिर्फ़ इतना है। एक्सेप्ट क्या है, क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और एक्सेप्शन क्रिमिनल लॉ के लिए ये कुछ और लिखा हुआ मैं बताऊँगी। पता नहीं मैं भूल गई हूँ शायद सर ने पढ़ाया तो होगा। नो डबल जेओपार्डी का मतलब हो जाता है कि आपको एक गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने अपने पड़ोसी का सर फोड़ दिया, उसने आप जाके कंप्लेन कर दी, आपको पुलिस ने 2 महीने रख लिया अपने पास में, अंदर कर लिया, फिर आप बाहर आए, तो आपके पड़ोसी ने देखा, अरे! ये बाहर आ गया, तो फिर वो जाके पुलिस को कहेगा, इसने तो मेरा सर फोड़ा था उस बार, आपने छोड़ क्यों दिया? इसको फिर से अंदर डालिए, इसने क्योंकि सर फोड़ा, तो वो दोबारा नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको उसका दोबारा सर फोड़ना पड़ेगा। तभी वो आपको दोबारा अंदर भेज सकता है, ठीक है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब हो जाएगा कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके कह दें कि हाँ, इसको मैंने मारा है अपने किसी को बचाने के लिए, तो इसलिए ये वाला रूल डाला गया है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? मोस्ट फंडामेंटल, ये है राइट टू लाइफ। ये सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार जो है हमारा, सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट। सारी ऊट-पटांग राइट्स जो हैं वो इसी के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए, मतलब आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि अगर एक इंसान का राइट है सुबह-सुबह उठ के ब्रश करने का, तो ये राइट किसके अंदर है? तो वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आ जाए। कोई भी राइट ऊपर से नीचे तक, कोई भी जो बाकियों में नहीं है राइट, कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो सारे के सारे इसी में आ रहा है, ठीक है? राइट टू लाइफ, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ बट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई किसी को फांसी की सज़ा हो जाए, तो वो ये नहीं कह सकता है कि भैया हमारे पास में राइट टू लाइफ है, हमें तुम फांसी नहीं दे सकते। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लॉ के तहत अगर उसको लॉ के प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया है लॉ ने, उस प्रोसीजर के तहत अगर किसी की लाइफ खत्म की जा रही है, तो वो इस वाले से वंचित हो जाएगा, इस वाले आर्टिकल से, इस वाले हक से, ठीक है? इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं, 2 केसेज़ हैं, याद कर लीजिए, सीधा-सीधा रट लीजिए, गोपालन केस एंड मेनका गांधी केस। यहाँ पे नैरो स्टैंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड यहाँ पे राइट टू लाइफ को बताया था कि अलाउड है, एंड यहाँ पे कि राइट टू लाइफ है, एंड यहाँ पे मेनका गांधी केस में क्या कहा था, वाइड स्टैंस लिया था। इन्होंने कहा था कि विदेश जाके वापस एक चीज़ है, आपको देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 में क्या था कि आप कहीं भी घूम सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपको पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के बाहर विदेश में घूमने का भी अधिकार मिल जाता है, ठीक है? मेनका गांधी केस के थ्रू। ये है तो बहुत लंबा सा, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही ठीक है बताना। आर्टिकल नंबर 1 ए क्या कहता है? राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, आगे की एजुकेशन नहीं, सिर्फ प्राइमरी वाली एजुकेशन। ये कैसे ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड किया गया था, और इसके तहत 2 और चीज़ें ऐड की गई थी जो कि बच्चों से ही रिलेटेड थी, जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज था। वो जब ये दोनों पढ़ाएँगे तब देखा जाएगा, मतलब ये वाले दोनों जब रिवाइज़ करेंगे तब देखा जाएगा, पढ़ाती तो मैं हूँ ही नहीं। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन क्या कहता है कि सारे बच्चों को फ्री में प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, मतलब बच्चों का अधिकार है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है? तो ये किससे जोड़ा गया था? 86, इसको याद मैंने इसलिए रखा था, ऐसे रखा था कि शिक्षा एंड 86, तो शिक्षा 6 पे खत्म हो रही थी और 86 6 से स्टार्ट हो रहा था। और एक और तरीके से मैंने याद रखा था कि 8-6 है, 8-6 अच्छे शिक्षा जो है वो अच्छी होती है, इसलिए 8-6 कुछ भी मैं बना के याद कर लेती हूँ, ठीक है? आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास में, या डिटेंशन के टाइम पे आपके पास में कौन-कौन से राइट्स हैं? तो जब आप अरेस्ट हो रहे हैं, तो आपके पास में राइट है कि आपको सूचित किया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अरे आपको अरेस्ट करने का, आप मूवीज़ में नहीं दिखाया गया है, कहता है वारंट दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे पास? तो वही वाला केस है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, बताया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और लीगल वकील भी आपको मिलेगा। अगर आपके पास में वकील नहीं है, तो आपको एक सरकारी वकील दे दिया जाएगा, उसको अपनी सरकार की तरफ से फ़ीस आती है, ठीक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हो जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जिस पे शक होगी वो क्राइम कर सकता है, तो उसका हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट वगैरह किए गए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे 370 हटा था, तो उसी तरह का काम होता है कि रोक के रखना, कोई दंगे ना फैला दे, कोई क्राइम ना कर दे, ठीक है? आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 चीज़ें, 23 और 24 2 ही आर्टिकल हैं। अब देखिए 23 में किसकी बात हो रही है? ह्यूमन्स की, पूरी जनता की बात हो रही है, मतलब सारे ही इंसानों की बात हो रही है, ठीक है? और 24 में क्या हो रहा है? सिर्फ बच्चों की बात हो रही है। तो सारे इंसान ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी पहले बात हो गई है, और बच्चे कम हैं, इसलिए बच्चों की बात बाद में कर दी गई है। तो इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब है क्या-क्या इनमें? 23rd में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर मत को प्रोहिबिटेड है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तो प्रोहिबिटेड है, दूसरा कि आप
ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तो प्रोहिबिटेड है, दूसरा कि आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं, तीसरा कि आप जितना काम करा रहे हैं उसका उतना पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा करा लिया, पैसे कम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और चाइल्ड लेबर वाला क्या है कि चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं, वो बना है बिलो 14 ईयर्स, मतलब 14 साल के से कम के बच्चों को आप हैज़ार्डस प्लेस पे चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। मतलब माइंस हो गई और फैक्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जैसे छोटे-छोटे काम होते हैं, दुकान पे बैठाना, है ना? ये जितनी चीज़ें होती हैं, ये आप करवा सकते हैं। ल अ, एक और चीज़ है, बच्चे जो एक्टिंग करते हैं, वो भी इसी राइट के तहत एक्टिंग करते हैं। लोग उस पे बड़ा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग कर सकते हैं, वो कोई चाइल्ड लेबर नहीं है ना? क्योंकि नॉर्मली सबके यहाँ पे छोड़ो, तो जो एक्टिंग करते हैं, वो भी इसी के राइट के तहत करते हैं, जिनकी एज 14 के नीचे है। और एक और इसमें रूल है कि आप स्कूल आवर्स में उनसे काम नहीं करवा सकते हैं बस। जो आपने देखा होगा, जो एक्टिंग करते हैं, वो अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद में जाते हैं एक्टिंग करने, ठीक है? आर्टिकल नंबर 25 टू 28 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 टू 28 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या-क्या स्वतंत्रता है? आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब हम अपने भगवान से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमारी मर्ज़ी, हमारा तरीका है, हमारे क्या ही रिलेशन है भगवान के साथ में, वो हमारा मैटर है, उसमें कोई और टाँग नहीं अड़ा सकता। अगर मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज़ या क्लॉकवाइज़ कैसे भी आरती घुमा रही हूँ, वो सही है, गलत है, उस पे कोई मुझ पे केस नहीं कर सकता है कि ये गलत तरीके से आरती कर रही है ना? तो वो अ, मेरा मतलब मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझ पे इस चीज़ में केस ना किया जाए, या वो मेरा मैटर है, उसमें कोई भी वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं उसको, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? ये इंडिविजुअल उस पे है। यहाँ पे कलेक्टिव राइट्स ऑफ ग्रुप टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब ग्रुप्स जो हैं वो अपने-अपने रिलीजियस इवेंट्स, अफेयर्स जो भी हैं, वो ये कर सकते हैं। तो इस बारे में आर्टिकल नंबर 26 में है। आर्टिकल नंबर 27 हर के नाम पे टैक्स नहीं लिया जा सकता है, फीस ली जा सकती है लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? फीस ली जा सकती है, चंदा लिया जा सकता है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, मतलब सरकारी स्कूलों में धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं कि आपको ये कलर के कपड़े पहन के आने हैं, या ये पूजा करनी है, ये अज़ान पढ़नी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो प्रेयर होती है, वो भी होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। जिस प्रेयर को सुन के आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये किस धर्म के द्वारा लिखी गई होगी। तो वो इतनी न्यूट्रल प्रेयर कही जाती वहाँ पे होती हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29 टू 30 क्या कहता है? 29 एंड 30 क्या कहता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में क्या आ जाता है? पहला वाला जो है वो सबके लिए है, दूसरा वाला जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए। पहले वाले में क्या करता है कि कोई अगर इंसान अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसका प्रमोशन करना चाहता है, बिना किसी को ज़बरदस्ती झिलाए हुए, मतलब अगर कोई यहाँ पे, जैसे कि मेरे घर का कोई भी एक कल्चर है जो मेरी लाइक पूर्वजों से चला आ रहा है, अगर मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहूँ या उसके लिए मैं कोई एक यूट्यूब चैनल खोल लूँ, तो उसमें मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। जब तक मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगी कि हाँ, मेरी चीज़ें फ़ॉलो करो, है ना? तो आप अपनी जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर है, इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किए बगैर और किसी को फ़ोर्स किए बगैर, ठीक है? आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब ये सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ जो है वो अपनी अपनी शिक्षाओं को बचाने के लिए अपनी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकती हैं, जैसे कि मदरसे वगैरह इसी आर्टिकल के तहत वैलिड है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का हमें हक है, राइट मतलब मौलिक अधिकार के, मतलब मौलिक अधिकार अगर हमें वॉयलेट हो जाए तो हमारे पास में फिर क्या-क्या कर सकते हैं, उसके हक कौन-कौन से हैं? तो पहली बात तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट की डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होंगे। आर्टिकल नंबर 32 को हमारे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एंड आर्टिकल नंबर 22, 26 और आर्टिकल नंबर 32 सिमिलर है, बस 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 जो है वो हाई कोर्ट के लिए है, मतलब हाई कोर्ट को की रिट्स से रिलेटेड है, ठीक है? जा सकता है व्हेन राइट्स आर, अब यहाँ पे थोड़ी-सी हाई कोर्ट के पास में पावर्स ज़्यादा हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी करने से मना नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है। अब हम फ़र्क देखेंगे रिट्स वर्सेस ज्यूरिडिक्शन। एससी कैन नॉट रिफ्यूज़ टू इश्यू रिट बट हाई कोर्ट कैन, यही मैंने अभी बोला ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट मना कर सकता है। और हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे नहीं, बल्कि और भी चीज़ों पे और लीगल राइट्स पे भी अपनी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही अपनी रिट जारी कर सकता है। अब आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम 5 ही 5 रिट्स जो हमारी हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली रिट कौन-सी है? हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब होता है जिस बंदे ने क्राइम किया है या जिस बंदे के आस-पास क्राइम हुआ है उसको मतलब प्रेज़ेंट करो। टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट, मतलब जिसको अरेस्ट किया है उसको कोर्ट में प्रेज़ेंट करो अगेंस्ट इंडिविजुअल एज़ वेल एज़ स्टेट।
हाँ, तो इसमें क्या है कि अरेस्टेड पर्सन को लेके आओ। मैंडेमस दूसरी वाली हमारी आती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब अगर मैंडेटरी काम नहीं हो रहा है, मतलब मैंडेमस मैंडेटरी से साउंड करता है ना, तो ये समझ लो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है, ऑफिसर नहीं किसी भी लेवल पे बैठा है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वो अगर कोई मैंडेटरी काम करने से मना कर रहा है, मान लीजिए आप चले गए किसी ऑफिस में कुछ काम कराने, उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि जाओ नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? तो आप पता है उसको कह सकते हैं, हाँ, हम क्या कर लेंगे, रुको बताते हैं। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप इस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रिट मैंडेमस रिट जारी कर सकता है उसके खिलाफ कि भई वी कमांड यू टू डू दिस। मतलब ये नॉर्मली ऐसा मैंने एग्जांपल दे दिया, इतने छोटे इश्यूज़ में कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने बस बता दिया है। और ये जो है ये मैंडेमस जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर पे नहीं रिट जारी की जा सकती है। और ऑल्सो इश्यू टू इंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट टू नॉट फोर्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब जो सरकार है उसके ऊपर भी मैंडेमस रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कह के कि जो भी आप लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो लोग कोई लॉ बना रहे हैं तो उसको मना कर सकता है कि ये लॉ नहीं बनाओ, ठीक है? प्रोहिबिशन का मतलब हो जाता है टू फॉरबिड। मतलब हो गया जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये बोल सकता है कि अपने जुरिडिक्शन में रहो, मतलब अपने जुरिडिक्शन में रहो, मतलब अपनी लिमिट्स में रहो। और जो मतलब अगर कोई हाई कोर्ट है वो गलत डिसीजन कर रहा है, कुछ गलत डिसीजंस ले रहा है, तो जो ऊपर वाला कोर्ट है जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को, ऐसा लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर को वो क्वैश कर सकते हैं और मना कर सकते हैं, सिर्फ प्रोहिबिशन तक है। यहाँ पे सर्शियरी है, यहाँ पे मैंडेमस मत पढ़ लीजिएगा, ये गलत लिख के आया है। तो सर्शियरी का मतलब क्या हो जाता है, टू बी सर्टिफाइड ऑफ। मतलब हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर को क्वैश भी कर सकता है, और तो और वो उस केस को अपने अंदर अंडर भी ले सकता है। एंड एंड पुल्स द केस टू इटसेल्फ, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है? लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट ये चीज़ नहीं काम करती, ठीक है? को-वारंटो का क्या मतलब हो जाता है, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। मतलब पब्लिक ऑफिस होल्ड करना जिसका एंटाइटल ना हो, मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा वो बन रहा है लेकिन उसका ऑफिस वो है नहीं, मतलब मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी से भी पूछ सकता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट से पूछ सकता है कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये किस अथॉरिटी से कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे किसने बैठा दिया है, तुम क्या इस पोस्ट पे एक्चुअल में हो या फिर ऐसे ऐसे किसी ने बैठा दिया है। तो जो लोग घूस दे के नहीं जान पहचान से सरकारी नौकरी ले सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो आर्म्ड पर्सनल्स के, मतलब आर्मी वगैरह के, सीएएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये जितने भी हैं, इन सब के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं कुछ। जैसे कि ये उतना ओपनली नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे सर जब परमार सर ने पढ़ाया था तब उन्होंने एग्जांपल दिया था कि उनके फादर जो हैं वो आर्मी में थे, तो वो अपनी डीपी वर्दी में नहीं लगा सकते थे व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स इन लोगों के कुछ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 33 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 34 हमसे क्या कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। मतलब मार्शल लॉ अगर लगा होगा या फिर कर्फ्यू लगा होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। मार्शल लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, मार्शल लॉ लगा होगा तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। ये क्या है, मार्शल लॉ कहाँ लगता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है, पूरे देश पे तो नहीं लग जाएगा। पूरे देश पे लगाना होगा तो इमरजेंसी लगा लेंगे वो। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है, पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स वेस्टेड ओनली ऑन पार्लियामेंट। मतलब ये हो गया कि हाँ, पावर टू मेक लॉज़ और फंडामेंटल राइट्स पे जो भी लॉज़ बनेंगे वो पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है? बस ये रूल मिला है। राइट्स अवेलेबल टू सिटीज़न। अच्छा, कुछ राइट्स हैं जो ये पूरे सारे राइट्स थे वो सबको मिले हुए हैं, मतलब जो फॉरेन से आ रहे हैं उनको भी मिल रहा है ये राइट्स इंडिया के अंदर। लेकिन कुछ हैं राइट्स जो सिर्फ़ इंडियन सिटीज़न्स को मिले हुए हैं, वो हैं 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसा रट के याद कर लीजिए। ये सारे राइट्स जो हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। अब हम सारे के सारे जितने भी 14 से स्टार्ट हुए थे उन और 35 पे ख़त्म हुए हैं, इन सबको कैसे याद करेंगे? इन सबको हमें याद करने के लिए क्या याद करना पड़ेगा, लॉ क्रिएट्स डाउट सामरो क्लियरली। मतलब सामरो नाम का एक लड़का है, उसके मन में डाउट क्रिएट होता है, लॉ जो है वो उनके मन में डाउट क्रिएट कर देता है और ये सबको क्लियरली पता है, ठीक है? ऐसी कुछ भी बना कहानी याद करो। लॉ से क्या हो जा रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो लॉ के बारे में है वहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 14 क्रिएट्स में कुछ नहीं है। डी आर्टिकल नंबर 15 डी से क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ओ से क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। मतलब लोक नियोजन में मतलब अवसर की समानता, मतलब जॉब लगेगी तो आपको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आर्टिकल नंबर 16 अनटचेबिलिटी, यूबी अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 17 एंड टी टाइटल नहीं होल्ड कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 18। और यहाँ पे सामरो 19 के सारे पूरे सामरो हैं। सामरो में क्या कहता है, यहाँ पे स्पीच एंड अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड इस वाले ए से था कि हम लोग असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। दूसरे वाले ए से था एसोसिएशन, ये नोट्स में नहीं लिखा था, मैंने अलग से ऐड किया है। एम से क्या हो सकता है, मूव हो सकते हैं। आर से क्या हो सकता है, कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशन, हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। उसके बाद में ये बात सबको क्लियरली पता है। इसके लिए सी से क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि के कन्वेंशन करके कुछ था, है ना? तो दोष सिद्धि में आपको
अब देखो अगर ये ना याद हो तो किसी और तरीके से याद कर लेना, ठीक है? राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 21 ए, एजुकेशन से रिलेटेड था। ए से क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 22। ए से हो जाएगा अरेस्ट, आर्टिकल नंबर 22। एल से हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। एल से मतलब क्या था? वो था क्या कह रहे थे, लेबर। हाँ, फोर्स लेबर नहीं करा सकते और चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते 24 में। तो इस तरह से आपको 24 तक याद हो जाएंगे, उसके बाद क्या आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जैसे भी। वैसे इतना पढ़ने में याद हो जाते हैं ये वाले। आर्टिकल नंबर 18 जो हमने कहा था उपाधियां नहीं ले सकते हैं, उसमें यह था कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स हम ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट राइट्स हमारे कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 21 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसमें है या कौन सा आर्टिकल, कौन सा फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल नंबर 21 करना है। अगर आर्टिकल नंबर 21 ऑप्शन में नहीं है तो आर्टिकल नंबर 19 करना है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा आर्टिकल नंबर 21 को दी जाएगी। अंडर आर्टिकल 21 द राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ वाज रिटेन ड्यू टू ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल। ये बस याद कर लीजिए कि ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड एक केस था, बस इससे ज़्यादा नहीं। फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम कल पढ़ लेंगे या फिर आज पढ़ें? हाँ हाँ, कल ही पढ़ते हैं। कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी गड़बड़ हो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि थोड़ी सी तबीयत फिर से ख़राब है मेरी। पता नहीं क्या हो रखा है मुझे, इस 2-3 महीने से मैं कुछ फंसी जा रही हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, लेकिन इस टाइम पे तो मेरा वो हाल है कि एक्चुअली मुझे हमेशा से माइग्रेन की प्रॉब्लम रही है और इस टाइम पे मेरा वो माइग्रेन एकदम टॉप लेवल पे पहुँच चुका है, तो अब मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो मेंस हो जाए एक बार, उसके बाद में डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन मेंस तक मेरी आफ़त हुई जा रही है, हर दूसरे-तीसरे दिन मैं एक साइड का सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो आज भी इस टाइम पे भी मुझे माइग्रेन हो रहा है, सुबह से हो रहा है, लेकिन फिर भी अब पढ़ना तो वही है और करना तो वही है, तो कर रहे हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। लेक्चर क्या था, रिवीजन सेशन होता है, मेरा रिवीजन होता है। आपको उसमें से समझ में आ जाए जो तो समझ लीजिए बस, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऐश करिए।